आर्या, तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने मिलेंगे, लेकिन मैं कहूं वो सब करना होगा। शिमला की कड़ाके की ठंड में जहां लोग घरों में दुबके रहते हैं, वहीं शहर के सबसे ऊंचे पहाड़ पर बनी खन्ना एम्पायर की गगनचुंबी इमारत रोशनी से जगमगा रही थी। इस साम्राज्य की वारिस थी माया खन्ना। माया जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही बेरहम और घमंडी। उसके लिए भावनाएं सिर्फ कमजोर लोगों का काम था। वह अपनी ऊंची सैंडल की खनक से पूरे ऑफिस को डरा कर रखती थी। उसके लिए पैसा ही भगवान था और गरीब लोग सिर्फ उसकी सफलता की सीढ़ियां। उसी शहर के एक छोटे से कोने में आर्यन रहता था। आर्यन एक गोल्ड मेडलिस्ट आर्किटेक्ट था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे ऐसा दगा दिया कि आज वह अपनी बीमार छोटी बहन के इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था। उसकी बहन पिंकी को ब्लड कैंसर था और उसके ऑपरेशन के लिए 20 लाख रुपयों की सख्त जरूरत थी। आर्यन अपनी डिग्रियां लेकर माया खन्ना के ऑफिस पहुंचा। उसे पता था कि माया एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रही है और उसे एक काबिल असिस्टेंट की जरूरत है। जब आर्यन माया के केबिन में दाखिल हुआ तो माया ने अपनी फाइल से नजरें उठाए बिना कहा, मुझे तुम्हारी काबिलियत में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे बस एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी हर जायज और नाजायज बात माने। क्या तुम तैयार हो? आर्यन ने अपनी बहन का मासूम चेहरा याद किया और भारी मन से कहा, जी मैम, मुझे यह नौकरी चाहिए। माया की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने अपनी टेबल पर रखी गर्म कॉफी का कप जानबूझकर जमीन पर गिरा दिया और आर्यन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, तो तुम्हारी पहली परीक्षा यहीं शुरू होती है। इस कीमती कालीन को अपने रूमाल से साफ करो और याद रहे, एक भी दाग रहा तो तुम इसी वक्त बाहर होगे। आर्यन का खून खौल उठा। एक गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर से वह फर्श साफ करवा रही थी, लेकिन अस्पताल का वो बिल और बहन की गिरती सांसों ने उसके हाथ बांध दिए थे। आर्यन धीरे धीरे घुटनों के बल बैठा और अपने साफ सफेद रूमाल से उस कड़वी कॉफी को साफ करने लगा। माया ऊपर से उसे देखकर ठहाका मारकर हंसी और बोली, याद रखना आर्यन, यहां तुम्हारी डिग्री नहीं, मेरी मर्जी चलेगी। कल सुबह 5 बजे मेरे बंगले पर तैयार मिलना, वरना अपनी बहन के इलाज का सपना भूल जाना। शिमला की सुबह की हाड़ खंपा देने वाली ठंड थी। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। आर्यन ठीक 5 बजे माया के बंगले के बड़े लोहे के गेट पर खड़ा था। उसके पास न तो भारी जैकेट थी और न ही दस्ताने, बस एक पुरानी स्वेटर और उसकी आंखों में अपनी बहन को बचाने की उम्मीद। संगीत, रहस्यमयी और कड़कड़ाती ठंड का एहसास। आधे घंटे तक बाहर खड़े रहने के बाद माया अपने रेशमी गाउन में बालकनी पर आई। उसने हाथ में गरम ब्लैक कॉफी का मग पकड़ा हुआ था। उसने नीचे खड़े ठिठुरते हुए आर्यन को देखा और एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, पंक्चुअल हो, अच्छा लगा, लेकिन मेरे घर के अंदर आने के लिए तुम्हें एक और छोटा सा काम करना होगा। उसने अपने पालतू शिकारी कुत्ते टाइगर की तरफ इशारा किया, जो जोर जोर से भौंक रहा था। माया ने अपनी कीमती सोने की अंगूठी जानबूझकर कीचड़ और बर्फ से भरे बगीचे के एक कोने में फेंक दी। उसने ठंडे स्वर में कहा, जाओ, वो अंगूठी ढूंढ कर लाओ। जब तक वो नहीं मिलेगी तुम अंदर नहीं आओगे। और हाँ, टाइगर को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो जरा बचकर। संगीत, तेज और डरावना। आर्यन बिना एक शब्द बोले उस बर्फीले कीचड़ में उतर गया। कुत्ता उसकी तरफ झपट रहा था, लेकिन आर्यन की हिम्मत के आगे वो भी थोड़ा ठिठक गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद जब आर्यन के हाथ बर्फ की वजह से नीले पड़ चुके थे, उसे वो अंगूठी मिल गई। जब वह अंदर पहुंचा तो माया अपने दोस्तों के साथ नाश्ते की मेज पर बैठी थी। उसके दोस्त आर्यन का फटा हुआ जूता और कीचड़ से सने कपड़े देखकर जोर जोर से हंसने लगे। माया का एक अमीर दोस्त विक्रम, जो 1 नंबर का बिगड़ैल शहजादा था, उसने अपनी सिगरेट की राख आर्यन की फाइल पर झाड़ दी और कहा, माया, ये तेरा नया नौकर है या कोई जोकर? इसकी हालत तो देख। माया ने आर्यन की तरफ देखा और मेज पर रखा एक भारी बैग उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, हंसो मत विक्रम, ये आज से मेरा पर्सनल शैडो है। आर्यन, ये लो बैग, इसमें मेरी साइट के नक्शे हैं। आज तुम्हें मेरे साथ पहाड़ के उस पार ब्लैक क्लिफ पर चलना है। वहां मुझे एक नया होटल बनाना है। आर्यन ने बैग उठाया।
उसे पता था कि ब्लैक क्लिफ का रास्ता बहुत खतरनाक है, खासकर इस मौसम में। लेकिन माया को तो बस अपनी जिद पूरी करनी थी। गाड़ी में बैठते ही माया ने आर्यन को ड्राइवर की सीट पर बैठने का इशारा किया और खुद पीछे विक्रम के साथ बैठ गई। रास्ते भर वो दोनों आर्यन का मजाक उड़ाते रहे। विक्रम ने तो हद ही कर दी। उसने अपनी पी हुई ठंडी ड्रिंक आर्यन की गर्दन पर गिरा दी और कहा, सॉरी यार, हाथ फिसल गया। आर्यन ने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से जकड़ा कि उसके नाखून सफेद पड़ गए। उसकी आत्मा चिल्ला रही थी, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ अस्पताल के उस बेड नंबर 102 को देख रहा था जहां उसकी बहन मौत से लड़ रही थी। अचानक पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही मौसम ने एक भयानक करवट ली। बिजली ऐसी कड़की जैसे आसमान फट गया हो। सड़क पर बिछी बर्फ पिघलकर कीचड़ बन चुकी थी और गाड़ी एक बेहद संकरे मोड़ पर थी। तभी सामने से एक बड़ा पत्थर लुढ़ककर सड़क पर आ गिरा। आर्यन ने चीखते हुए कहा, मैम पकड़ लीजिए। गाड़ी का अगला हिस्सा सड़क के बाहर हवा में झूल रहा था। नीचे सिर्फ काला अंधेरा और पत्थरों से टकराते पानी का शोर था। माया और विक्रम की रूह कांप गई। जो विक्रम अभी तक आर्यन का मजाक उड़ा रहा था, वह डर के मारे पेशाब करने की हालत में। आर्यन कुछ करो, हम गिर रहे हैं। माया की आवाज में पहली बार वो घमंड नहीं बल्कि मौत का खौफ था। आर्यन के सिर से खून बह रहा था, लेकिन उसका दिमाग इंजीनियर की तरह काम कर रहा था। उसने देखा कि गाड़ी का संतुलन बिगड़ा हुआ है। अगर पीछे बैठा विक्रम जरा भी हिला तो गाड़ी सीधे नीचे जाएगी। हिलो मत, कोई भी मत हिलो, आर्यन ने दहाड़ कर कहा। उसकी आवाज में अब एक लीडर की ताकत थी। आर्यन ने बहुत ही सावधानी से अपना दरवाजा खोला। जैसे ही उसने पैर बाहर रखा, गाड़ी 1 इंच और नीचे खिसकी। माया जोर से चीखी, मुझे बचाओ आर्यन, मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगी, करोड़ों दूंगी। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा और शांत लहजे में कहा, मैम पैसा यहां काम नहीं आएगा, दुआएं मांगिए। आर्यन बाहर निकला और उसने सड़क के किनारे लगे एक मजबूत देवदार के पेड़ से गाड़ी की टोइंग केबल रस्सी बांधने की कोशिश की। उसके हाथ ठंड से जम चुके थे, जख्मों से खून बह रहा था, लेकिन वह हार नहीं मान रहा था। जैसे ही उसने केबल कसी, उसने विक्रम की तरफ हाथ बढ़ाया। विक्रम, जो खुद को बहुत बड़ा शूरवीर समझता था, वह अपनी जान बचाने के लिए माया को धक्का देकर पहले बाहर कूद गया। उसने माया की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं और बदहवास होकर सड़क की तरफ भाग गया। अब गाड़ी में सिर्फ माया बची थी। गाड़ी का शीशा चटकने लगा था, इंजन से चिंगारियां निकल रही थीं। आर्यन, वो मुझे छोड़ गया, विक्रम मुझे छोड़कर भाग गया। माया की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस दोस्त पर उसने लाखों खर्च किए, वो उसे मरने के लिए छोड़ गया। हाथ पकड़िए मेरा, आर्यन ने खिड़की से हाथ अंदर डाला। ठीक उसी पल गाड़ी का पिछला हिस्सा पूरी तरह जमीन छोड़ चुका था। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर माया को अपनी तरफ खींचा। जैसे ही माया की देह आर्यन के सीने से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ। गाड़ी आग के गोले में बदलकर खाई में गिर गई। माया सदमे में थी। वह फपक फपक कर रोने लगी। उसने देखा कि आर्यन का हाथ उस जलती हुई गाड़ी के लोहे से कट गया था, लेकिन उसने उसे छोड़ा नहीं। तुमने मुझे क्यों बचाया आर्यन? मैंने तो तुम्हारे साथ। माया का गला भर आया। आर्यन ने अपना जख्मी हाथ अपने फटे हुए रूमाल से बांधा और कहा, क्योंकि मेरे पिता ने सिखाया था कि इंसानियत की कोई कीमत नहीं होती मैम। अब चलिए, तूफान बढ़ रहा है, यहां रुके तो जमकर मर जाएंगे। अभी वो कुछ कदम ही चले थे कि आर्यन अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसके सीने में गाड़ी के स्टीयरिंग की गहरी चोट लगी थी। उसे होश खोते देख माया के हाथ पांव फूल गए। उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान को उसने कीड़ा समझा था, आज वही उसकी सांसों की डोर थामे खड़ा है। तभी दूर से भेड़ियों के रोने की आवाज आई। शिमला के जंगलों के खूंखार शिकारी उनकी गंध पा चुके थे। दृश्य घुप अंधेरा जंगल, बर्फबारी और भेड़ियों की डरावनी गूंज। आर्यन बर्फ पर बेसुध पड़ा था। उसके माथे से बहता खून सफेद बर्फ को लाल कर रहा था। माया, जो अब तक सिर्फ हुक्म चलाना जानती थी, पागलों की तरह चारों तरफ देख रही थी। उसे अपनी रेशमी पोशाक और करोड़ों के गहनों से नफरत होने लगी, क्योंकि ये चीजें उसे गर्मी नहीं दे सकती थीं।
भेड़ियों की आवाज नजदीक आ रही थी। उनकी चमकती आंखें झाड़ियों के पीछे दिखने लगी थीं। माया ने पहली बार अपनी विलासिता को त्यागा। उसने अपनी महंगी शॉल फाड़ी और आर्यन के जख्म पर कसकर पट्टी बांधी। उठो आर्यन, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे बचाओगे। माया रोते हुए उसे झकझोर रही थी। तभी एक बड़ा भेड़िया झाड़ियों से बाहर निकला। माया थर थर कांप रही थी, लेकिन तभी उसे नीचे गिरा हुआ वही लोहे का पाना दिखा जिससे आर्यन ने गाड़ी का शीशा तोड़ा था। माया ने उसे उठा लिया। एक घमंडी राजकुमारी आज एक योद्धा की तरह खड़ी थी। करीब मत आना, उसने चीख कर कहा। भेड़िया उसकी आवाज से एक पल के लिए ठिठका। उसी समय आर्यन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जैसे तैसे वे गुफा के अंदर पहुंचे। माया ने वहां पड़ी सूखी टहनियों और अपनी फाइल के कागजों, जिन पर करोड़ों के सौदे लिखे थे, को इकट्ठा किया। उसने अपने महंगे लाइटर से उन करोड़ों के कागजों में आग लगा दी। आग की गर्माहट मिलते ही आर्यन की सांसें कुछ स्थिर हुईं। माया उसके पास बैठ गई और उसके ठंडे हाथों को अपने हाथों में लेकर रगड़ने लगी। आर्यन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें जलील किया, तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई। मुझे लगा था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन आज उसी पैसे ने मुझे मौत के मुहाने पर छोड़ दिया और तुम्हारी गरीबी ने मुझे जिंदगी दी। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैम, पैसा बुरा नहीं होता, उसका नशा बुरा होता है। आप बुरी नहीं हैं, बस भटक गई थी। अगली सुबह जब धुंध छटी तो गुफा के बाहर हेलीकॉप्टर की आवाज आई। माया के पिता मिस्टर खन्ना पुलिस के साथ वहां पहुंचे, लेकिन उनके साथ विक्रम भी था। विक्रम ने माया को देखते ही नाटक शुरू कर दिया। माया आर्यन ने कराहते हुए कहा, मैम, वो वहां एक पुरानी गुफा है, मेरी पीठ के पीछे, हमें वहां पहुंचना होगा। माया ने बिना सोचे समझे अपना कंधा आर्यन के नीचे दिया। वह लड़की जिसने कभी अपना पानी का गिलास खुद नहीं उठाया था, आज 70 किलो के आदमी का बोझ उठाकर बर्फ में घिसट रही थी। उसके पैर सुन्न हो रहे थे, उसके हाथ छिल चुके थे, लेकिन उसके अंदर की इंसानियत जाग चुकी थी। विक्रम ने माया को देखते ही नाटक शुरू कर दिया। माया, शुक्र है तुम ठीक हो। मैं तो मदद लाने भागा था, पुलिस को मैंने ही बुलाया। माया ने विक्रम की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब नफरत थी। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और अपने पिता से कहा, पापा, इस इंसान विक्रम को अभी गिरफ्तार करवाइए। इसने मुझे मरता हुआ छोड़ दिया था, और आर्यन, ये मेरा नौकर नहीं, मेरा रक्षक है। लेकिन तभी मिस्टर खन्ना के चेहरे पर एक अजीब भाव आया। उन्होंने आर्यन की तरफ देखा और कहा, माया, इस लड़के को हम इनाम देंगे और विदा करेंगे, लेकिन तुम्हें विक्रम से शादी करनी ही होगी, क्योंकि हमारी कंपनी का सारा निवेश विक्रम के पिता के हाथ में है। अगर ये शादी नहीं हुई तो हम सड़क पर आ जाएंगे। माया हक्की बक्की रह गई। क्या वह फिर से उसी दलदल में जाएगी, या वह सब कुछ छोड़कर उस इंसान का साथ देगी जिसने उसे इंसान बनाया? माया अपने पिता की बात सुनकर पत्थर जैसी हो गई। जिस पिता को वह अपना आदर्श मानती थी, आज उन्होंने अपनी बेटी का सौदा उस विक्रम के साथ कर दिया जो उसे मौत के मुहाने पर छोड़कर भाग गया था। विक्रम के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान आई। उसने आर्यन की तरफ एक गंदा इशारा किया और माया के करीब आकर फुसफुसाया, देखा माया, अंत में पैसा ही जीतता है। ये गरीब इंजीनियर तुम्हें अपनी पीठ पर लाद सकता है, लेकिन तुम्हें वो ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दे सकता जो मैं दे सकता हूं। मिस्टर खन्ना ने पुलिस से कहा, इस लड़के आर्यन को 1 लाख रुपए का चेक दो और इसे यहां से विदा करो। इसकी बहादुरी का यही इनाम काफी है। आर्यन के स्वाभिमान को एक बार फिर चोट लगी। उसने उस चेक को देखा और फिर उसे बीच से फाड़कर हवा में उड़ा दिया। सफेद बर्फ पर वो कागज के टुकड़े ऐसे गिरे जैसे किसी का दिल टूटा हो। पैसा अपनी जेब में रखिए मिस्टर खन्ना। आर्यन की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। मैं यहां अपनी बहन की जान बचाने के लिए आया था, अपना जमीर बेचने नहीं। आर्यन ने अपनी जख्मी जेब से एक छोटी सी काली पेन ड्राइव निकाली। उसने उसे माया की तरफ बढ़ाया और कहा, मैम, एक्सीडेंट के वक्त जब गाड़ी का डैशबोर्ड खुला तो मुझे ये मिली। ये वही पेन ड्राइव है जिसे विक्रम पिछले कई महीनों से ढूंढ रहा था। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया।
उसका पसीना इस कड़ाके की ठंड में भी छूटने लगा। आर्यन ने मिस्टर खन्ना की तरफ देखकर कहा, इस पेन ड्राइव में विक्रम और उसके पिता की उस साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा है जिसके तहत वो खन्ना एम्पायर को धीरे धीरे खोखला कर रहे थे। वो आपसे शादी नहीं, आपकी बर्बादी का जश्न मनाना चाहते थे। माया ने झपट कर वो पेन ड्राइव ली। उसने अपने पिता के टैबलेट में उसे लगाया। जैसे जैसे फाइलें खुलीं, मिस्टर खन्ना के पैर कांपने लगे। उसमें विक्रम की आवाज में रिकॉर्डिंग थी कि कैसे उसने माया की गाड़ी के ब्रेक के साथ छेड़छाड़ की थी ताकि वह रास्ते में खत्म हो जाए और सारा बिजनेस उसके पिता के नाम हो जाए। तुमने मेरे ब्रेक फेल किए थे? माया की आवाज में बिजली जैसी कड़क थी। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे वहीं दबोच लिया। उसे घसीटते हुए ले जाया गया। आर्यन अस्पताल में अपनी बहन पिंकी के पास बैठा था। ऑपरेशन कामयाब रहा था, लेकिन उसके पास अब अस्पताल का भारी बिल चुकाने के पैसे नहीं थे। वह सोच रहा था कि अब किस साहूकार के आगे हाथ फैलाना होगा। तभी कमरे का दरवाजा खुला। माया खन्ना अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे उसके पिता और शहर के सबसे बड़े डॉक्टर्स थे। माया ने आर्यन के हाथ में एक फाइल रखी। ये क्या है? आर्यन ने पूछा। ये खन्ना एम्पायर के नए आर्किटेक्चरल विंग के हेड की जॉइनिंग लेटर है और तुम्हारी बहन के इलाज का पूरा खर्च कंपनी की तरफ से लाइफ टाइम फ्री कर दिया गया है। माया की आंखों में अब घमंड नहीं, एक गहरा सम्मान था। अभी खुशियां शुरू ही हुई थीं कि तभी आर्यन के फोन पर एक गुमनाम मैसेज आया। उसने मैसेज खोला तो उसके होश उड़ गए। उसमें एक वीडियो था। आर्यन की बूढ़ी मां को कुछ नकाबपोश गुंडों ने एक अंधेरे कमरे में बांध रखा था। मैसेज में लिखा था, पेन ड्राइव तो मिल गई, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। अगर अपनी मां को जिंदा देखना चाहते हो तो आज रात 12 बजे काली पहाड़ी के खंडहरों में अकेले आओ। और हाँ, माया खन्ना को साथ लाना मत भूलना, क्योंकि ये हिसाब तो उसी से पूरा करना है। आर्यन के हाथ कांप रहे थे। फोन पर उसकी मां की सिसकियों वाली आवाज गूंज रही थी। वीडियो में नकाबपोश शख्स ने अपनी बंदूक आर्यन की मां के सिर पर तान रखी थी। माया ने आर्यन का चेहरा देखा, जो सफेद पड़ चुका था। उसने झपट कर फोन लिया और वीडियो देखते ही उसकी आंखों में डर और गुस्सा एक साथ उतर आया। ये कौन है आर्यन, और इन्हें मैं क्यों चाहिए? आर्यन ने फोन दीवार पर दे मारा। ये विक्रम का बाप है, दिग्विजय सिंह। वो शहर का सबसे बड़ा सफेदपोश अपराधी है। उसे पेन ड्राइव नहीं, खन्ना एम्पायर के वो गुप्त कोड्स चाहिए जो आपके पास हैं। उसने मेरी मां को उठा लिया है माया। अगर मैं आपको वहां नहीं ले गया तो वो मेरी मां को मार देगा। माया एक पल के लिए ठिठकी। उसे अपनी जान प्यारी थी, लेकिन फिर उसने आर्यन के उन हाथों को देखा जिन पर अभी भी उसकी जान बचाने के निशान थे। हम चलेंगे आर्यन, लेकिन अकेले नहीं। माया ने अपने पिता के पर्सनल लॉकर से एक छोटी सी रिवॉल्वर निकाली। आज तक मैंने दौलत से लोगों को झुकाया है, आज मैं अपनों के लिए लड़ना सीखूंगी। खंडहरों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो बरसों से वीरान थी। बिजली कड़क रही थी और तेज हवाओं के बीच सूखी पत्तियां शोर मचा रही थीं। आर्यन और माया अपनी पुरानी जीप से वहां पहुंचे। सामने दिग्विजय सिंह अपनी काली गाड़ी के पास खड़ा सिगार पी रहा था। उसके साथ 10 हथियारबंद गुंडे थे। स्वागत है आर्यन और छोटी राजकुमारी माया, आखिर तुम आ ही गई, दिग्विजय ने धुआं छोड़ते हुए कहा। कोड दो और अपनी मां को ले जाओ। आर्यन ने अपनी मां को जमीन पर बंधा हुआ देखा। वो भागकर उनके पास जाना चाहता था, लेकिन गुंडों ने उसे रोक लिया। माया आगे बढ़ी। कोड मेरे पास है दिग्विजय, लेकिन पहले आर्यन की मां को छोड़ो। दिग्विजय ने इशारा किया। गुंडों ने आर्यन की मां को धक्का देकर आर्यन की तरफ भेज दिया। जैसे ही आर्यन ने अपनी मां को गले लगाया, दिग्विजय चिल्लाया, अब कोड दो। माया ने एक कागज आगे बढ़ाया। जैसे ही दिग्विजय ने उसे पकड़ा, उसने देखा कि उस पर कुछ नहीं लिखा था। वो सादा कागज था। ये क्या मजाक है? दिग्विजय दहाड़ा। मजाक तुम कर रहे हो दिग्विजय? माया ने मुस्कुराते हुए अपनी रिवॉल्वर उसकी कनपटी पर रख दी। तुम्हें क्या लगा मैं सच में कोड लेकर आऊंगी? मैंने पुलिस की स्पेशल टीम को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। वो इस वक्त पूरे पहाड़ को घेर चुके हैं। अचानक हवेली की छत से एक जोरदार धमाका हुआ।
पुलिस की गाड़ियां नहीं, बल्कि कुछ अजनबी नकाबपोश लोग रस्सियों के सहारे नीचे कूदे। ये पुलिस नहीं थी, ये लोग दिग्विजय के भी दुश्मन थे। उन्होंने आते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दिग्विजय के गुंडे मारे जाने लगे। ये कौन है? आर्यन चिल्लाया। उसने अपनी मां और माया को एक टूटी हुई दीवार के पीछे धक्का दिया। उन नकाबपोशों का लीडर आगे आया और उसने अपना मास्क हटाया। उसे देखकर माया के होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि माया का अपना सगा चाचा रंजीत खन्ना था, जिसे सब मरा हुआ समझते थे। माया, बेटा, बिजनेस में अपनों पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती होती है, रंजीत ने हंसते हुए कहा। तुम्हारे पिता ने मुझे जेल भिजवाया था, आज मैं पूरे खन्ना खानदान को खत्म कर दूंगा। रंजीत ने माया पर बंदूक तानी। ठीक उसी वक्त आर्यन ने पास पड़ा एक जलता हुआ मशाल उठाया और बारूद के उन ड्रमों की तरफ फेंक दिया जो वहां रखे थे। बूम! पूरा खंडहर हिल उठा। आग की लपटें आसमान छूने लगी। अफरा तफरी मच गई। आर्यन ने माया का हाथ पकड़ा। भागिए यहां से। लेकिन रंजीत ने पीछे से आर्यन के पैर पर गोली मार दी। आर्यन चीखते हुए गिर पड़ा। माया रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। रंजीत अपनी बंदूक लोड कर रहा था। आर्यन दर्द से तड़प रहा था, लेकिन चिल्ला रहा था। रंजीत की आंखों में लालच चमक उठा। तुम अपने बाप को धोखा दोगी? माया ने आर्यन की तरफ एक नफरत भरी नजर डाली, जो सिर्फ एक दिखावा था, और कहा, इस गरीब ड्राइवर के लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली, और बदले में मुझे क्या मिला? गोलियां? मौत? मुझे मेरा साम्राज्य वापस चाहिए, चाहे उसके लिए पापा को ही क्यों न हटाना पड़े। आर्यन हैरान रह गया। उसे लगा कि माया फिर से बदल गई है। माया, ये तुम क्या कह रही हो? रंजीत ने अपनी बंदूक नीचे की और माया के करीब आया। यही तो खन्ना खानदान का असली खून है। आओ बेटा, मेरे पास आओ। जैसे ही रंजीत ने माया को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, माया ने बिजली की फुर्ती से रंजीत की कमर में खुसा हुआ ग्रेनेड खींच लिया और उसकी पिन निकाल दी। आर्यन, मां को लेकर गड्ढे में कूदो। माया की दहाड़ पूरे खंडहर में गूंज उठी। रंजीत की चीख निकल गई। नहीं, तुम पागल हो गई हो। माया ने ग्रेनेड रंजीत के पैरों के पास फेंका और खुद आर्यन की तरफ झपटी। उसने आर्यन और उसकी मां को धक्का देकर एक पुरानी तहखाने की ढलान पर गिरा दिया और खुद भी उनके ऊपर कूद गई। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ। रंजीत खन्ना और उसके नकाबपोश गुंडे आग के गोले में तब्दील हो गए। पूरी हवेली ताश के पत्तों की तरह ढह गई। चारों तरफ धूल और धुआं था। आर्यन ने होश संभाला। उसकी मां सुरक्षित थी, लेकिन माया बेसुध पड़ी थी। उसके सिर से खून बह रहा था और एक भारी पत्थर उसके पैर पर गिरा हुआ था। आर्यन ने अपने जख्मी पैर की परवाह किए बिना उस पत्थर को हटाने की कोशिश की। माया, आंखें खोलिए, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माया ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराई। आर्यन, मैंने एक्टिंग अच्छी की ना? उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। आप पागल हैं? अपनी जान दांव पर लगा दी। आर्यन की आंखों में आंसू थे। माया ने उसका हाथ पकड़ा। तुमने भी तो मेरी मां जैसी रक्षा की थी, अब हिसाब बराबर हुआ। अचानक मलबे के बीच से एक हाथ बाहर निकला। वो दिग्विजय सिंह था। वो धमाके से बच गया था, लेकिन उसका आधा चेहरा जल चुका था। उसने जमीन पर गिरी एक रिवॉल्वर उठाई और सीधे माया पर निशाना साधा। तुम सबको मैं साथ लेकर मरूंगा। दिग्विजय ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की। आर्यन ने देखा कि बंदूक की नली माया की तरफ है। बिना एक सेकंड सोचे आर्यन माया के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। धाएं! गोली चलने की आवाज आई। गोली की आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी। दिग्विजय सिंह की आंखों में खून उतरा हुआ था, लेकिन जैसे ही धुआं छटा, नजारा कुछ और ही था। आर्यन ने ऐन वक्त पर मलबे में दबे एक भारी लोहे के तवे को ढाल की तरह इस्तेमाल किया था। गोली लोहे से टकराकर वापस दिग्विजय के हाथ में जा लगी। उसकी चीख निकल गई और रिवॉल्वर हाथ से छूट गई। आर्यन लड़खड़ाते हुए उठा। उसने दिग्विजय की कॉलर पकड़ी और उसे घसीटकर उस खाई के किनारे ले गया जहां से उसने माया की गाड़ी फेंकी थी। दिग्विजय, तुमने दौलत के लिए अपनों का खून बहाया, अब ये पहाड़ ही तुम्हारा फैसला करेंगे।
आर्यन ने उसे धक्का नहीं दिया, बल्कि पुलिस के हवाले कर दिया, जो नीचे से आ चुकी थी। दिग्विजय को घसीटते हुए ले जाया गया। उसका सारा गुरूर मिट्टी में मिल चुका था। दौलत और शोहरत की उस अंधी दौड़ से दूर, जहां बादलों का बसेरा था, वहां एक छोटी सी लेकिन बेहद खूबसूरत लकड़ी की झोपड़ी बनी हुई थी। ये झोपड़ी किसी साधारण मिस्त्री ने नहीं, बल्कि गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर आर्यन ने खुद अपने हाथों से डिजाइन की थी। माया खन्ना, जो कभी हीरों के हार पहनती थी, आज एक साधारण सूती साड़ी में पहाड़ की ताजी हवा का आनंद ले रही थी। उसने खन्ना एम्पायर का सारा कारोबार एक ट्रस्ट को दान कर दिया था, जो गरीब बच्चों की शिक्षा और कैंसर पीड़ितों के इलाज के लिए काम करता था। आर्यन बाहर लकड़ी काट रहा था। उसकी बहन पिंकी अब पूरी तरह ठीक थी और पास ही के एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। आर्यन की मां रसोई में पहाड़ी चाय बना रही थी, जिसकी खुशबू पूरे वातावरण में घुली हुई थी। माया ने आकर आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। आर्यन, तुम्हें कभी याद नहीं आती उस आलीशान बंगले और महंगी गाड़ियों की? आर्यन ने मुस्कुराकर माया का हाथ थामा। माया, उस बंगले में दीवारों के अलावा कुछ नहीं था। यहाँ इस झोपड़ी में सुकून है। वहां हम सिर्फ अमीर थे, यहाँ हम इंसान हैं। माया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपनी आंखों के सामने उस जालिम माया खन्ना को मरते हुए और एक नई ममतामयी माया को जन्म लेते हुए देखा था। पहाड़ों के पीछे सूरज डूब रहा था। चारों तरफ नारंगी रोशनी फैली हुई थी। आर्यन और माया अपनी झोपड़ी के बाहर लकड़ी के बेंच पर बैठे थे। जानते हो आर्यन, माया ने उसका सिर अपने कंधे पर रखते हुए कहा, अगर उस रात तुमने मेरे जूते साफ न किए होते तो शायद मैं कभी अपनी आत्मा के मैल को साफ नहीं कर पाती। तुमने मुझे गिरकर उठना सिखाया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए दूर बादलों की तरफ देखा। दौलत आती जाती रहती है माया, लेकिन जो रिश्ता आग और बर्फ के बीच से गुजरकर बनता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे उस ढलते सूरज को देख रहे थे। न अब कोई मालिक था, न कोई नौकर। थी तो बस एक अटूट इंसानियत और एक खूबसूरत प्यार की कहानी।